जय हिंद साथियों। मैं अद्विन सर आप लोगों का फिर से आज अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ा, बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ाया मैंने और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े भी। उसका नोट्स भी उम्मीद करता हूं आप लोग बना लिए होंगे। आज हम लोगों का ये 5वां लेक्चर है भारत के भूगोल पर, और इस 5वें लेक्चर में आज हम लोग भारत का जो समुद्री विस्तार है, भारत का समुद्री सीमा जो है, समुद्री क्षेत्र जो है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहला आज भी यही एक बात बोलता हूं कि पेन और कॉपी लेकर आप लोग बैठिए, सब लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए और देखिएगा। अभी पढ़ाता हूं भारत के समुद्री क्षेत्र, आज इसका भी पोस्टमार्टम कर दूंगा। ये भी आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगा समझने में। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का क्या पढ़ना आप लोगों को? आज जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम क्या है कि जो भारत के समुद्री क्षेत्र हैं, भारत का समुद्री क्षेत्र। आज के टॉपिक का नाम है भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए एक समझौता हुआ। उस समझौते का नाम क्या है? ध्यान दीजिए, उस समझौते को कहते हैं अंकलोज समझौता। अंकलोज समझौता। अंकलोज समझौता जो हुआ, इसी के द्वारा समुद्री सीमा का बंटवारा किया गया। अंकलोज समझौता, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, ये अंकलोज समझौता हुआ कब था? तो अंकलोज समझौता 1982 में हुआ था। सभी लोग देखते रहे ध्यान से बच्चे। अंकलोज समझौता कब हुआ? अंकलोज समझौता 1982 में अंकलोज समझौता होता है, और इस समझौते के द्वारा ही भारत के समुद्री क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। क्या क्या निर्धारण किया जाता है वो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दोनों पॉइंट्स को आपको याद कर लेना। क्या? एक पहला पॉइंट, समुद्र में दूरी को किससे मापते हैं? समुद्र में जो दूरी मापी जाती है, जो दूरी मापी जाती है किसमें मापी जाती है? ध्यान से देखते रहिए। समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। नॉटिकल मील में मापी जाती है, ठीक है। अच्छा, नॉटिकल मील को एनएम से दिखाते हैं, एनएम नॉटिकल मील से मापी जाती है। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है बच्चे। ठीक, सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। गुड इवनिंग। अब देखिए, ये एक नॉटिकल मील बराबर है, ऐसे ही समुद्र की गहराई को भी मापा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्या? समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को किसमें मापा जाता है? समुद्र की गहराई को किसमें मापा जाता है? फैदोमीटर। किसमें मापा जाता है समुद्र की गहराई को? तो अगर आए, समुद्र की गहराई को फैदोमीटर के द्वारा मापते हैं, और इसकी जो मात्रक होता है इसको कहते हैं फैदम। फैदम, समुद्र की गहराई को फैदम के द्वारा मापा जाता है। और एक फैदम बराबर होता कितना है? सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। तो क्लियर?
अंक्लोज समझौता कब होता है? 1982 में होता है। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ऑन द लॉ ऑफ सी। और इसमें जो समुद्र की दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। फैदम क्या होता है? समुद्र की गहराई मापने की इकाई है फैदम। क्लियर? अच्छा, अब ये नॉटिकल मील जो मापा जाता है, नॉटिकल मील में कैसे नापा जाएगा? मतलब समुद्र में हमारा कितना कितना अधिकार कहां पर है, इस चीज को नापना है। इस चीज को कैसे नापेंगे? जैसे पानी में क्या आप कहां तक आपका अधिकार है नहीं जान पाएंगे ना, इसके लिए ही अंक्लोज समझौता हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए कैसे नापा जाएगा। और जरा देखिए इधर, ये जो भारत का ये जो तट है, यही तो समुद्र है। बंगाल की खाड़ी इधर है, अरब सागर इधर है, हिंद महासागर इधर है। लेकिन ये तट जो है, जरा देखिए, ये तट कहीं धंसा है और कहीं उभरा हुआ है। तो कहीं पर तो ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर दूरी कम होने लगेगी। तो इसके लिए जब अंक्लोज समझौता हुआ तो कहा गया एक सीधी आधार रेखा दोनों तट की तरफ मानते हैं। एक सीधी आधार रेखा दोनों तट की तरफ मान लेते हैं। इसी आधार रेखा से ही क्या नापेंगे हम लोग? समुद्र की दूरी मापेंगे। ठीक है। अच्छा, कहोगे सर इस आधार रेखा के बीच में पानी भी भरा होगा? जी जरूर, पानी भरा होगा। यहां पर इस आधार रेखा के मध्य में क्या भरा होगा? वाटर भरा होगा, पानी भरा होगा। तो इसको क्या कहेंगे? अर्थात ये समुद्र का तट है या भारत का तटीय क्षेत्र है। भारत का तट और आधार रेखा के बीच में जो पानी भरा होता है उसे क्या कहते हैं? पूछा जाता है। जो आंतरिक क्षेत्र में पानी भरा होता है इसको आंतरिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं इस भाग को? या आंतरिक जल कहते हैं, या आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चाहे जो कहिए सब सही है आपके लिए, वही कहा जाता है। मतलब समुद्र के तट और आधार रेखा के बीच में जो पानी भरा होता है इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंतरिक क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद इस आधार रेखा से, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को, यह दूरी कितना है? 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की जो दूरी आती है उसे क्या कहते हैं? 12 नॉटिकल मील की दूरी को प्रादेशिक क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? इसका नाम है प्रादेशिक क्षेत्र। एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना आप लोग। आधार रेखा से याद रखना, जो दूरी मापी जा रही कहां से? आधार रेखा से। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को क्या कहते हैं? प्रादेशिक क्षेत्र। क्लियर? नोट कर रहे हैं ना आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इसको नोट कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, इसी आधार रेखा से आगे चलते हैं। कहां तक चलेंगे? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी को। कितनी दूरी है ये? 24 नॉटिकल मील की दूरी को। आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील की दूरी होती है इसको क्या कहते हैं? इसका भी एक नाम है। क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल। क्या इसका कुछ और नाम है सर? जी हां, इसी अविच्छिन्न मंडल का एक और नाम है, इसको कहते हैं संलग्न मंडल। संलग्न मंडल। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए, अब इसी आधार रेखा से, जो आधार रेखा हम लोगों ने डिसाइड किया, इस आधार रेखा से अगर हम कहें 200 नॉटिकल मील की दूरी को, ये कितनी दूरी है? 200 नॉटिकल मील।
इसे क्या कहते हैं? आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील की दूरी है, इसे क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ध्यान से देखते चलिए, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाएगा कि प्रादेशिक क्षेत्र कितने नॉटिकल मील की दूरी को कहते हैं? 12 नॉटिकल मील की दूरी को। ऐसे पूछा जाएगा संलग्न या अवच्छिन्न मंडल कितने नॉटिकल मील की दूरी को कहते हैं? तो कितने नॉटिकल मील की दूरी कहते हैं? 24 नॉटिकल मील। ऐसे ही और पूछा जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने नॉटिकल मील की दूरी कहते हैं? 200 नॉटिकल मील की दूरी कहते हैं। तो आपने ये तो क्लियर कर लिया होगा कि ये दूरी किस प्रकार से डिवाइड की गई है। अच्छा, अब इस 200 नॉटिकल मील की दूरी के बाद यहां पर हाई सी आता है, ठीक है? उच्च समुद्र कहा जाता है इसको। यहां पे क्या आ जाता है? हाई सी। हाई सी जो होता है बेटा, हाई सी जो पॉइंट है, इसमें किसका अधिकार होता है? तो इसमें सबका अधिकार होता है। सबका अधिकार मतलब जितने देश हैं सारे देश का इस पे अधिकार होता है। किसी एक पर्टिकुलर देश का इस पे अधिकार नहीं होता। मतलब हमारा कवरेज एरिया कितना है, केवल जिसपे हम कुछ सर्वो कह सकते हैं कुछ चीजों को, वो है 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील के बाद सभी का अधिकार होता है, ठीक है? चाहे जो देश हो, उस देश का सबका अधिकार होता है 200 नॉटिकल मील के बाद। इसको क्या कहते हैं? हाई सी कहते हैं। क्लियर हुआ? उच्च समुद्री क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, हाई सी। अच्छा, अब अलग अलग एक एक हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? जैसे इसमें पढ़ा, ये हमारा एक आधार रेखा है। आधार रेखा से हम लोगों ने 12 नॉटिकल मील की दूरी तक को पढ़ा। इसको पढ़े प्रादेशिक क्षेत्र। इसको क्या पढ़े हम लोग? प्रादेशिक क्षेत्र। इस प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में आपको क्या याद रखना है? भारत का जो भी यहां पर खनिज पाया जाएगा, खनिज संसाधन तथा अन्य सभी अधिकार, अन्य सभी अधिकार पूर्ण रूप से भारत के पक्ष में होगा। पूर्ण रूप से भारत का होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा ये प्रादेशिक क्षेत्र है, इस पे पूरी तरीके से अधिकार, चाहे हम उसमें संसाधन खोजें और चाहे तो हम उसमें मछली कुछ भी करें, मतलब जो भी हमारा हुआ है हम सब कुछ कर सकते हैं उसमें। कितने नॉटिकल मील तक? 12 नॉटिकल मील तक। संपूर्ण अधिकार किसका होता है 12 नॉटिकल मील तक? केवल और केवल भारत का होता है। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से हमको अधिकार है कुछ भी करने के लिए। तो कितने नॉटिकल मील तक? 12 नॉटिकल मील तक, जिसको प्रादेशिक कहते हैं। इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। भारत का इस पर संपूर्ण अधिकार होता है, ठीक है? 12 नॉटिकल मील तक भारत का क्या होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। और दूसरा आता है, फिर दूसरा हमारा क्या आता है? ये हमारा तट है, तट से एक आधार रेखा है। इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील आता है, जिसको हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र, या इसी का नाम है अविच्छिन्न क्षेत्र। अविच्छिन्न क्षेत्र। जो ये संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न क्षेत्र है, ये भारत के कितने नॉटिकल मील तक है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। इसमें क्या अधिकार होता है भारत का? सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार। सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार इस पे भारत का होता है। अच्छा, सीमा शुल्क का मतलब क्या हुआ बताइए? सीमा शुल्क का हुआ कि बिना भारत के परमिशन से अगर कोई भी भारत में आता है, बिना भारत के,
परमिशन से अगर कोई भी भारत के अंदर प्रवेश कर लेता है तो उस पे क्या लगा दिया जाएगा? टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, भारत के परमिशन के बगैर अगर कोई आ जाता है तो उस पे सीमा शुल्क वसूला जाएगा, बॉर्डर के लिए फीस वसूला जाएगा उससे, उस पे चार्ज लगा करके। इसलिए किसी को भी अगर 24 नॉटिकल मील के अंदर किसी देश के नागरिक को आना है तो आपको भारत का परमिशन लेकर के आ सकते हो। बिना परमिशन के आओगे तो आपके ऊपर सीमा शुल्क लगा दिया जाएगा। और इस 24 नॉटिकल मील तक साफ सफाई का पूरा काम भारत के ही है। साफ सफाई का अधिकार भारत का ही है। ठीक है, कि इस 24 नॉटिकल मील तक जो आपका संलग्न क्षेत्र है, अविच्छिन्न क्षेत्र है, इस पे पूरी तरीके से भारत को साफ सफाई रखना होगा। अच्छा, पर्यावरणीय संतुलन भी बनाए रखने का किसका है? पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का अधिकार यह भी भारत का है। कहां तक? 24 नॉटिकल मील तक, जिसको क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल। नोट करते हुए चलिए, ये सभी पॉइंट्स ऐसे ही हूबहू पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। आप लोग गलतियां करोगे तो उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए ही तो मेरी क्लास देख रहे हो। कहते हैं ना, अपनी गलतियों को समय के चलते अगर सही समय पर पहचान लिया जाए तो वही व्यक्ति आगे चलकर महान बनता है। तो आपको भी अपनी गलतियों को सही समय पर पहचानना है। ठीक है, और गलतियां जरूर सबके अंदर होती हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बिना गलतियों के आगे बढ़ा है। गलतियों से ही सीख मिलता है, अगर गलती करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग क्लास देखेंगे तभी देखेंगे आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज ऐसे मिल गया कि जो आपके पेपर में हूबहू पूछा जाता है। ठीक है, और गारंटी लेता हूं कि जिस दिन आप लोगों का ये ज्योग्राफी का मैं पूरा सीरीज बना दूंगा, वीडियो पढ़ा दूंगा आप लोगों को, फिर आप लोग कहीं से भी प्रश्न आए, किसी भी एग्जाम वन डे एग्जाम दोगे, प्रश्न आएगा तो गलत नहीं हो सकता है, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, लेकिन बस आप लोगों को पेशेंस के साथ जो कुछ भी पढ़ाऊं उसको नोट करते हुए चलना है और तैयार करते हुए चलना है। आपसे कोई पूछे कि बताइए प्रादेशिक क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक है, अनंत आर्थिक क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक है, या संलग्न क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक है, बता नहीं पाओगे आप लोग, सब बता दोगे। और यही तो पूछा जाता है एग्जाम में, और कुछ अलग नहीं आता है, यही पूछा जाता है बच्चे। ठीक है, तो आज हम लोग इसके विषय में पढ़ रहे हैं, कल को यही पेपर में आता है। लेकिन गलतियां कब हो जाती हैं आपसे जानते हो? जब आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। कहते हो सर ने पढ़ाया था, पेपर में भी आया, लेकिन हमें नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, आपको भूल रहा है। तो आप लोग पीछे का रिवीजन जरूर करते हुए चलो। ठीक है, और पीछे का रिवीजन तभी कर सकते हो या तो आपके पास उतना समय हो कि आप बार बार वीडियो देखो, या तो आप एक नोट्स बनाते हुए चलो। एक बार पढ़ लो, नोट्स बना लो, तैयार कर लो, पूरा तैयार। ठीक है, चलिए अब देख लिए हम लोग संलग्न क्षेत्र। अगला चलते हैं, तीसरा क्या बताए थे? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तीसरा क्षेत्र मैंने क्या बताया था? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को, इसे क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है? यहां पर क्या अधिकार होता है हमको? 200 नॉटिकल मील की दूरी तक हम लोग मछली वगैरह पकड़ सकते हैं। मछली पकड़ने का अधिकार हमको होता है। उसके आगे हम लोग मछली वछली पकड़ने का अधिकार सबको होता है। यहां तक केवल भारत ही मछली पकड़ सकता है 200 नॉटिकल मील तक, और 200 नॉटिकल मील तक और भी देश पकड़ सकते हैं। वो तो सबके लिए हो गया ना। तो 200 नॉटिकल मील तक केवल किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। अच्छा, और क्या अधिकार है? तेल संसाधन का अधिकार। मतलब तेल जो होता है उसको भी रिसर्च करके हम लोग तेल का दोहन भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने नॉटिकल मील तक? 200 नॉटिकल मील के अंदर जो भी हमको तेल मिलेगा उस तेल का दोहन भारत कर सकता है। ठीक है, अच्छा, नए द्वीपों का खोज होता है। नए द्वीप अगर कोई वहां पर हो गए 200 नॉटिकल मील की दूरी पर, तो नए द्वीप पर भी भारत का ही अधिकार होगा, क्योंकि ये भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है और अनक्लोज समझौते में बताया गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी द्वीप पर भारत का अधिकार होगा। ठीक है, कितने नॉटिकल मील तक? 200 नॉटिकल मील तक। अच्छा, नए जैसे नया द्वीप आया कोई
और वो खोज लिया। जैसे मान लो इधर म्यांमार है, म्यांमार आया और म्यांमार ने क्या कर दिया, इसी 200 नॉटिकल मील के अंदर उसने कोई द्वीप खोद दिया भारत में। इसी 200 नॉटिकल मील के अंदर, बंगाल की खाड़ी के 200 नॉटिकल मील के अंदर उसने कोई द्वीप खोज दिया। तो क्या अब उसका अधिकार हो जाएगा? नहीं, म्यांमार का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अंक्लोज समझौते में कहा गया है कि खोजे कोई भी, लेकिन अगर वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है तो उससे पूरी तरीके से अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। तो नए द्वीपों का खोज हो, चाहे तेल संसाधन का दोहन हो, चाहे मछली पकड़ने का काम हो, ये समस्त अधिकार 200 नॉटिकल मील तक किसका होता है? केवल और केवल भारत का होता है। इस 200 नॉटिकल मील के बाद सबका होता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं मिसाइल वगैरह लॉन्च किया जाता है, सर कितने नॉटिकल मील पर किया जाता है? एक वो रखा जाता है जो प्रादेशिक क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील, वहां नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा वहां? अगर वहां पर मिसाइल लॉन्च कर दोगे तब तो हमारा कंपन कर जाएगा भारत भी ना। तो इसलिए उस 12, सामान्यतः कर तो कहीं भी सकते हैं हम लोग, लेकिन उस 12 नॉटिकल मील को छोड़ देते हैं, बाकी जहां चाहेंगे वहां कर सकते हैं। वैसे हम लोग कम से कम 100-200 मीटर दूरी, 100-200 नॉटिकल मील की दूरी पर ही परीक्षण करते हैं। मतलब इसके भी जो 200 नॉटिकल मील है, इसके इधर भी हम लोग सैटेलाइट वगैरह का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है, मिसाइल वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का समुद्री सीमा था। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को इसमें कहीं पर प्रॉब्लम है अब? ओके, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक अलग टॉपिक, भारत का भौतिक क्षेत्र। भारत का भौतिक क्षेत्र, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पेपर में इससे क्वेश्चन भी आता है। भारत के भौतिक क्षेत्र से पेपर में प्रश्न भी पूछा जाता है, और आप लोग आज के बाद अब नहीं गलत करोगे, केवल ध्यान से सुनते हुए चलो और समझते हुए, ठीक है। भारत का भौतिक क्षेत्र, कैसे ये भारत का निर्माण हुआ या कैसे किसी का निर्माण हुआ संसार में, तो आज हम वहां तक आप लोगों को बताएंगे चीजें। जैसे पहले लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व भारत अलग नहीं था। ये पृथ्वी है और पृथ्वी में, सॉरी, ये एक गर्म गोला था और यहां पर कुछ भूभाग पाए जाते थे। ऐसे भाग पाया जाता था जो कि भूमि होता था, ठीक है। इस भूमि का एक नाम था क्या? पैंजिया। इस भूमि का नाम था पैंजिया। और इस भूमि के चारों तरफ, इस भूमि के चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा? जल पाया जाता है। ये क्या है? ये सब जल है, ठीक है। और इस भूमि के चारों तरफ जो जल मिलता है उसको क्या कहते हैं? पैंथालासा। इसका नाम क्या है? पैंथालासा। क्लियर? आपने देख लिया, जो भूमि है ये लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही है? 225 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही है। पहले ये अलग नहीं था, एक में ही था। तो इस भूभाग को, जो भूमि से घिरा हुआ पूरा भूमि का एक जो पिंड है, उसको क्या कहते थे? पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो जल का क्षेत्र था उसे क्या कहते थे? पैंथालासा कहते थे। आप पैंजिया और पैंथालासा क्लियर कर ले गए। अब होता क्या है, जब 200 मिलियन वर्ष पे हम लोग आते हैं तो ये टूट जाता है। जैसे आप लोग कोई बड़ा सा गोला बनाओ और कुछ दिन उसको छोड़ दो, देखो उसमें क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये भी क्या हो गया, कुछ दिनों के, कुछ सालों के बाद इसमें क्रैक पड़ गया, मतलब ये टूटने लगे। जब ये टूटने लगे तो होता क्या है, ये कैसे टूटता है और किसमें किसमें टूटता है, अब उसकी बात हम लोग करते हैं। अच्छा, ये टूटने की प्रक्रिया जब टूटा तो ये किस युग में टूटा, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये ऐसे दो भागों में टूट गया। एक तो ऊपर भूभाग कुछ रह गया, छोटे छोटे ऐसे भूभाग ऊपर आ गए, और एक ऐसे छोटे छोटे भूभाग नीचे आ गया, और बीच में पानी भर गया। जब ये टूटा तो ऐसे कुछ भूमि ऊपर हो गए और कुछ भूमि
नीचे हो गए और बीच में क्या आ गया, पानी का एरिया आ गया। इस पानी के एरिया को कहते हैं, ये क्या बन गया, टेथीस सागर बन गया। ये टेथीस सागर बन गया। और जो ऊपर का ये भूमि का एरिया टूटा, ये क्या हो गया, इसे लॉरेंसिया कहते हैं। लॉरेंसिया, ठीक है, ये लॉरेंसिया का एरिया हो गया, या इसी को कहते हैं अंगारा लैंड। दोनों नाम है इसके, अंगारा, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहते हैं। और भूमि का ये नीचे वाला हिस्सा जो कुछ टूट के आया, इसे इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। एक भाग को अंगारा लैंड और दूसरे भाग को गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या है, टेथीस सागर है। अच्छा, ये टूटने की प्रक्रिया, जो कुछ भी टूटा, ये किस युग में हुआ, टूटने की प्रक्रिया किस युग में हुआ, तो युग का नाम लिख लीजिए, कार्बोनी फेरस युग। कार्बोनी फेरस युग, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए। आज अगर आप लोग मिस कर गए किसी पॉइंट्स को, समझ लेना कि आगे का ज्योग्राफी समझना बहुत टफ हो जाएगा बच्चे, इसलिए मिस नहीं करना है, ठीक है। केवल यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है और समस्त पॉइंट नोट करते हुए चलना है। एक बार फिर से देख लो, कार्बोनी फेरस युग में दो भागों में यह हमारा पैंजिया डिवाइड हो जाता है। उत्तर के भाग को अंगारा लैंड कहते हैं या लॉरेंसिया कहते हैं, और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन, और बीच में टेथीस सागर होता है। जैसे ये कौन कौन से भूभाग हैं, इनका जिक्र हम लोग कर लेते हैं आगे। ये हमारा जैसे टूटा तो बीच में क्या आ गया, ये टेथीस सागर आ गया। ये क्या हो गया, ये एरिया हमारा टेथीस सागर का हो गया, टेथीस सागर। उसके बाद ऊपर का एरिया जो भूमि का टूटा हुआ है, जैसे क्या क्या टूट के ऊपर गया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो आपको अगर प्रश्न आए उत्तरी अमेरिका भूभाग किस लैंड में पड़ता है, तो अंगारा लैंड में पड़ता है। या हम कहें यूरोप, ये यूरोप भी कहां पड़ता है, अंगारा लैंड में। या हम कहें एशिया, तो ये तीनों कहां पड़ते हैं, अंगारा लैंड में। कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों अंगारा लैंड में। अब देख लिए नीचे जो गोंडवाना लैंड है, ये तीनों कौन से लैंड में है, किस लैंड में है ये तीनों, तो याद रखना ऊपर के भूभाग को क्या कहते हैं, ये अंगारा लैंड, अंगारा लैंड है ये, ठीक है। अच्छा, नीचे आइए, यहां पर छोटे छोटे देश महाद्वीप हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जैसे ये है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किससे निर्मित है, गोंडवाना लैंड से। या और कहें हम लोग, यहां पर ही अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए नोट करते हुए चलो, गलतियां ना हो कहीं पर, सारे पॉइंट्स नोट करते हुए चलो। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए आप लोग लाइक भी नहीं करते हो सेशन को, और कहीं शेयर भी नहीं करते हो। आपका पैसा लगता है क्या बच्चे, लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अगर अच्छा लग रहा हो तो, और नहीं अच्छा लग रहा हो तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो और लाइक करो। आप लोग, आप ही लोगों के लिए नहीं, उन सभी बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं जिनको इसका नीड्स है। और मैं, ये तो है नहीं कि आप लोगों को पेड पढ़ा रहा हूं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं,
ठीक है। और आप लोगों को जिस दिन मैं पूरा बना दूंगा वीडियो, आप कहेंगे कि किसी पेड बैच में सर इतना नहीं मिला जितना आपने फ्री में आज इसको पढ़ा दिया। तो बेटा इसको शेयर कर दो सब लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग भी नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो चलिए एक अफ्रीका देख लिया और आगे चलते हैं। यहीं पर अफ्रीका के बगल में एक छोटा सा द्वीप भी इसी से निर्मित है। कौन सा? मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप भी इसी से निर्मित है। आगे यहीं पर जो इंडिया है, इंडिया का मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत भी किससे निर्मित है? गोंडवाना लैंड से। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बार बार पूछा जाता, प्रायद्वीपीय भारत किसका भूभाग है? तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अच्छा, यहीं पर एक और भूभाग है, वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये सब किसमें है? ये जितने भी बातें हमने किया, ये भूभाग किसका है? ये भूभाग है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का, ठीक है। आपने देखा, क्या देखा? एक बार फिर देख लो, फिर से एक बार रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन से ही आपको तैयार होगा। देखिए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये सब अंगारा लैंड में आते हैं। वहीं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत, और एक क्षेत्र अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये भी किसमें आता है? गोंडवाना लैंड में आता है। तो ये आप लोगों ने ये सीख लिया कैसे कैसे टूट करके भूमि किस लैंड से द्वारा किसका निर्माण हुआ है, खूब अच्छे से सीख लिया। ठीक है, आज भी जैसे ये अब प्रायद्वीपीय भारत है, खिसक के चला गया है ऊपर थोड़ा, ठीक है, तो इसमें आज भी हलचल है, आज भी इसके अंदर हलचल हो रही है। अब जो ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत सॉरी कह रहा हूं मैं, जो उत्तर की नदियां हैं, अब देखिएगा इस टेथीस सागर में धीरे धीरे होता क्या है? इस टेथीस सागर में जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, जैसे भारत का जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत तो ये गोंडवाना लैंड से निर्मित है और उत्तरी भारत अंगारा लैंड से निर्मित है। ठीक है, तो अब अंगारा लैंड से भी नदियां आकर के कहां गिरती हैं? अंगारा लैंड से भी नदियां आकर के कहां गिरती हैं? इसी टेथीस सागर में गिरती हैं। और इस गोंडवाना लैंड से भी नदियां आकर के कहां गिरती हैं? इसी टेथीस सागर में गिरती हैं। और जो नदियां अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, कहने का मतलब ये ऊपर का भाग ये टेथीस सागर है, ध्यान से समझिए, ये ऊपर क्या है? अंगारा लैंड। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं बच्चे, भारत के प्रेक्ष्य में, क्योंकि जो उत्तरी भारत है वो कहां पड़ता है? अंगारा लैंड में। दक्षिणी भारत कहां पड़ता है? गोंडवाना लैंड में। दूसरा क्या है? गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड है? गोंडवाना लैंड। तो यहां की नदियां, जो अंगारा लैंड की नदियां हैं, यहीं डिपोजिट होती हैं आकर के, और जो अंगारा लैंड की हो गई, जो गोंडवाना लैंड की भी नदियां हैं वो भी यहीं आकर डिपोजिट करती हैं। अगर दोनों टेथीस सागर में गिर रही हैं तो ये नदियां अपने साथ क्या लेकर के आएंगी? अपने साथ कंकड़, पत्थर, ठीक, और मलबा वगैरह लेकर के आएंगे ना। यही कंकड़, पत्थर और मलबा, यही सब तो मिलाकर के बेटा सीमेंट से एक चट्टान बना देते हो आप लोग। सीमेंट और बालू मोरन सब मिला देते हो तो कठोर एक चट्टान बन जाता है ना। ऐसे ही जब कंकड़, पत्थर और मलबा सब कुछ मिल रहा है, धीरे धीरे जब ऐसे जमा रहा जमा रहा जमा रहा, तो ये क्या हो गया? एक कठोर चट्टान का रूप धारण लेने लगा। क्या निर्मित होने लगा इससे? इसी से चट्टान का रूप लेने लगा। जब ये चट्टान बनने लगा
तो ये दोनों जो अंगारा और गोंडवाना लैंड है, ये आंतरिक दबाव डालते हैं इस पे। इसी को बेटा जो हम बता रहे हैं, इसी को भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। भूसन्नति सिद्धांत। और भूसन्नति सिद्धांत ये किसने दिया था? कोबर ने दिया था। ये भूसन्नति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कोबर। कोबर ने प्रतिपादित किया। कोबर ने क्या बताया? ऊपर अंगारा लैंड है, नीचे गोंडवाना लैंड है, और इन दोनों के द्वारा जो नदियों द्वारा मलबा वगैरह डिपोजिट किया जाता है, इससे एक चट्टान का निर्माण होता है। और ये जो चट्टान निर्मित होता है, जब इस पे दबाव पड़ता है, ये चट्टान इस तरीके से कुछ इस तरीके से ऐसे फोल्ड होने लगता है, कहीं उठ जाता है और कहीं दब जाता है। ठीक है। और इसी उठे और दबे हुए भाग से एक पर्वत का निर्माण होता है, और उस पर्वत का जिसका निर्माण होता है, उस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। ठीक है। हिमालय पर्वत निर्मित हो गया। तो कहोगे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन्हीं दोनों के दबाव के फलस्वरूप टेथीस सागर में उपस्थित मलबे में दबाव पड़ा, और जिससे एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत। इसीलिए कहा जाता है कि जो हिमालय पर्वत है, ये कैसा पर्वत है बेटा? प्रश्न आएगा अगर हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, तो याद रखना, नवीन मूड़दार वलित पर्वत है। वलित मतलब फोल्डेड। ठीक है। कैसा पर्वत है? नवीन मूड़दार वलित पर्वत है। देखो वलित है, वलय पड़ गया कि नहीं? वलय पड़ गया ना। इसीलिए हिमालय को नवीन मूड़दार वलित पर्वत की श्रेणी दिया जाता है। अगर इतने में आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। आप लोग सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, मैं मानता हूं। ठीक है। अच्छा, ये जो टेथीस का भूसन्नति सिद्धांत है, इसी को ही हिमालय का जन्म भी कहते हैं। हिमालय का जन्म के बारे में, कैसे कैसे हिमालय का जन्म हुआ, इसके बारे में भी टेथीस भूसन्नति के सिद्धांत ही हिमालय का जन्म स्थल किस सिद्धांत को कहते हैं? हिमालय का जन्म स्थल टेथीस भूसन्नति सिद्धांत को ही कहते हैं। ठीक है। कौन से सिद्धांत को कहते हैं? टेथीस भूसन्नति सिद्धांत को क्या कहा जाता है? हिमालय का जन्म स्थल कहा जाता है। और किसने दिया था टेथीस भूसन्नति सिद्धांत? कोबर ने दिया था। तो आज आप लोगों ने पढ़ लिया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय के निर्माण के बारे में पढ़ लिए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। कल की क्लास में हम लोग हिमालय के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझे होंगे। एक बार हम लोग पुनः इसका रिवीजन करेंगे जितने पॉइंट्स पढ़े हैं, ताकि आप लोगों को भूले ना कुछ। जरा देख लीजिए। पहला पॉइंट था कि अंकलोज समझौता जो हुआ, अंकलोज समझौते में बताया गया 1982 में जो समझौता होता है, 1982 के समझौते के माध्यम से आपको क्या बताया गया कि अंकलोज समझौते में कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक प्रादेशिक क्षेत्र है, एक आंतरिक क्षेत्र तो हो गया पानी वाला, फिर प्रादेशिक क्षेत्र हो गया, फिर अवच्छिन्न मंडल और संलग्न मंडल हो गया, अगला हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक क्षेत्र, 24 नॉटिकल मील तक संलग्न मंडल या अवच्छिन्न मंडल, और 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हाई सी आ जाता है। हाई सी पे सबका अधिकार होता है, किसी का पर्टिकुलर अधिकार नहीं होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि प्रादेशिक क्षेत्र जो 12 नॉटिकल मील तक लगता है, ये संपूर्ण अधिकार किसका होता है? इस पे भारत का ही होता है। फिर मैंने आगे आप लोगों को पढ़ाया संलग्न क्षेत्र, जिसको अविच्छिन्न मंडल भी कहते हैं, ये 24 नॉटिकल मील तक होता है। इसमें सीमा शुल्क वसूलने का, साफ सफाई का और पर्यावरण का अधिकार किसका होता है? केवल भारत का होता है। आप लोगों को भी ऐसे सब तैयार होना चाहिए। कल आप लोग ये दृढ़ संकल्प ले लो कि जो सर पढ़ाए हैं हमको तैयार होना चाहिए कल। ठीक है। अगर खुद से लड़ाई लड़ोगे तभी आपको एक दिन जीत मिलेगी, अगर खुद से लड़ाई नहीं मिलोगे तभी जीत नहीं सकते हो।
ठीक है। दूसरों के कंधे पर अगर बंदूक रख के सोचो कि हम गोली मार ले, तो दूसरे के कंधे पर कभी बंदूक रख के गोली नहीं मारी जाती बच्चे। हमेशा गोली अपने ही कंधे पर बंदूक रखकर मारी जाती। इसलिए आपको ही तैयार करना होगा, आपको ही पढ़ना होगा और आपको ही इसको नोट डाउन करना होगा और आपको ही पेपर में टिक लगा के आना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो देखिए अगला अगला है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक होता है। कितने नॉटिकल मील तक होता है? 200 नॉटिकल मील। यहां पर मछली पकड़ने या तेल संसाधन और नए द्वीपों के बारे में जो कुछ भी खोज होगा, उस पर संपूर्ण अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। ठीक है, आगे बात करें, फिर मैं भारत का भौतिक विभाजन के बारे में बता दिया, कैसे भौतिक विभाजन हुआ। उसमें बताया मैंने एक पैंजिया था पहले, उसके बाद इसके चारों तरफ जो जल था उसको कहते थे पैंथालौसा। फिर मैंने बताया कि एक कार्बोनिफेरस युग आया लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले। 200 मिलियन वर्ष पहले जो क्या आया बेटा? 200 मिलियन वर्ष पहले क्या आया आपका? ये आया कार्बोनिफेरस युग। अब होता क्या है कि एक भाग टूट जाता है, ऊपर का भाग लॉरेंसिया या अंगारा कहते हैं और दक्षिण भाग को गोंडवाना कहते हैं, और बीच में जो पानी रहता है उसको क्या कहते हैं? टेथीस सागर कहते हैं। ठीक है, और ये जो भूभाग टूटता है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एक भाग उत्तरी अमेरिका कहलाता है, दूसरा भाग यूरोप और तीसरा भाग एशिया कहलाता है। और ये किसमें है? सब अंगारा लैंड में है। ऐसे ही दक्षिणी भूभाग में गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, मेडागास्कर या ऑस्ट्रेलिया हो गया या प्रायद्वीपीय भारत हो गया, सब दक्षिणी भूभाग में आ गया। बीच में तो सागर है ही। अब दोनों तरफ से नदियां जो बह रही होंगी आकर के कहां गिरेंगी? टेथीस सागर भी गिरेगी। जब टेथीस सागर में नदियां गिरी तो मलबा वगैरह जो कुछ पत्थर कंकड़ था सब ले आके यहाँ डिपोजिट की, धीरे धीरे चट्टान, कठोर चट्टान बन गया। दोनों तरफ से दबाव पड़ा, तो दबाव पड़ने पर होता क्या है? कहीं धंस जाएगा, कहीं उड़ जाएगा, कहीं धंस जाएगा, कहीं उड़ जाएगा। इस प्रकार से एक पर्वत का निर्माण होता है जिसको कहते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? अब आप समझ गए, नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। ठीक है, अब इसके बाद अगली क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लास कल पढ़ेंगे, अगली क्लास के बारे में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये क्लास आज की कैसी लगी, खूब अच्छे से बताइएगा। हाँ, आज हम लोग एक चीज और कर लेते हैं। क्या? मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। पीछे जो क्लास में पढ़ा दिया हूं या आज जो पढ़ाया हूं इसी से रिलेटेड देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत का सीमा कितने देशों के साथ लगता है? कितने देशों के साथ लगता है? कितने देशों के साथ लगता है? दूसरा प्रश्न है, डंकन पास किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? द्वीपों के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। ये दोनों प्रश्न जो हैं इनका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। जो मैं पढ़ाया हूं मेरा पढ़ाना सफल है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और सेशन को अगर अभी तक लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब भी ना किए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। और शेयर बेटा, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो और आपने अपने मित्रों को भी भेजना चाहते हो तो भेज दीजिए, क्योंकि आपके भेजने से मेरा थोड़ा सा बेनिफिट होगा। और आपको अगर मैं सब कुछ दे रहा हूं तो आप लोग मेरे लिए तो इतना ही कर ही सकते हो ना, शेयर तो कर ही सकते हो ना। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा सेशन इसे भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना बिल्कुल मत भूलना। जरूर बताना आप लोगों को कैसा सेशन लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में फिर इसी जोशो अंदाज के साथ। बताइएगा सेशन कैसा लगा, प्लीज इस चीज का रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सेशन किस तरीके से लगा या इसमें क्या सेशन में
और भी चीजें आप लोग कुछ चाहते हो करने को तो मैं उसको भी करूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। चलते हैं, आज के लिए इतना ही मेरे मित्रों। तो जय हिंद, जय भारत।